रात के 9 बजने वाले हैं और टाइम हो गया है आपसे जुड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मेहनत से खरीदी गई गाड़ी में लोगों की जान बसती है, लेकिन उसी गाड़ी में अगर किसी की जान चली जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि गाड़ी में कितने सेफ हैं आप या हम। इटली में दुनिया की 2 सबसे महंगी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में शाहरुख खान की फिल्म की हीरोइन और उसके बिजनेसमैन पति बाल बाल बचे। फरारी की सवारी लैम्बोर्गिनी पर कितनी भारी। भारत में स्वच्छता अभियान की दुनिया तारीफ करती है कि बहुत शानदार कार्यक्रम है, लेकिन सफाई की समझ आएगी कब? अगर घर में टॉयलेट साफ रहती है तो पब्लिक टॉयलेट गंदे क्यों हैं? मिशन स्वच्छता को पलीता कौन लगवा रहा है? इसकी पूरी पिक्चर रिलीज करेंगे, वो भी सबूत के साथ। मनरेगा के मेहनताने पर सवाल, बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल ही बवाल। दिहाड़ी पर सियासत क्यों दहाड़ मार रही है? केंद्र और बंगाल में क्यों छिड़ा है महाभारत? पूरी तस्वीर और बैकग्राउंड के साथ। गोल्ड की दुनिया में एक गुड न्यूज आई है। फेस्टिवल और शादियों के सीजन से पहले सोना सस्ता हो गया है। 10 ग्राम पर 5,000 रुपए तक घट गए हैं दाम। आज सस्ते गोल्ड की बोल्ड केमिस्ट्री आपको बतानी है। वैसे गुड न्यूज एशियन गेम से भी है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिर से सोने पर मारा है भाला। 81 मेडल के साथ भारत चौथी पायदान पर है। एक बड़ी खबर आ रही है अभी, संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फटाफट क्या बोल रहे हैं केजरीवाल। कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। सर कहां से करना है, कहां से करना है? आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब साफ सफाई का सलीका भी होना चाहिए। टॉयलेट अब हर घर में है, सरकार यही कहती है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट का क्या हाल है ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है और ये तस्वीर इसलिए दिखाना ज़रूरी है ताकि एक और हमारी गफलत पता लग जाए। कल हमने एक महाराष्ट्र के अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाई थी जहां 31 बच्चों की मौत हुई थी। नांदेड़ का जिला अस्पताल था वो, लेकिन अस्पताल के जिस डीन पर मरीजों की जिम्मेदारी थी उनसे टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है, वो भी जबरन। जिस सांसद हेमंत पाटिल ने डीन से टॉयलेट साफ करवाया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। साफ सफाई सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अस्पताल के डीन से जबरन टॉयलेट साफ कराई जाए। जनप्रतिनिधि अगर वाकई ही इतने सजग हो जाएं तो देश में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन में गड़बड़ी की एक भी तस्वीर सामने ना आए। हमारे देश में सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके तहत हर घर में शौचालय के साथ पब्लिक टॉयलेट्स भी जो हैं वो बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 90 लाख शौचालय बनाए गए हैं, मगर टॉयलेट्स की हालत क्या है, कितने वहाँ पर काम करते हैं, कितने काम नहीं करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में
इसकी पड़ताल बहुत जरूरी है। पहले शौचालय फिर देवालय। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब साफ सफाई के मुद्दे पर उन्होंने ये बयान दिया था। बयान पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को अभियान बना दिया। 2014 से मिशन मोड में टॉयलेट बनाने की शुरुआत हुई। मकसद था कि हर घर में शौचालय हो, ताकि शहर गांव-गांव ओडीएफ हो जाए, मतलब खुले में शौच से पूरी तरह आजादी मिल जाए, मतलब खुले में शौच पूरी तरह बंद। लेकिन क्या स्वच्छता मिशन का लक्ष्य पूरा हो गया? इसका जवाब है नहीं। सबूत है यूपी का इटावा और एमपी का सीहोर जिला। पहले एमपी के सीहोर में स्वच्छ भारत मिशन की तस्वीर देख लीजिए। एमपी ओडीएफ राज्य घोषित हो चुका है और सीहोर ओडीएफ प्लस शहर बन चुका है, लेकिन सीहोर के कई गांव में स्वच्छ भारत मिशन दम तोड़ चुका है। सीहोर का कोनाझीर गांव इस बात का गवाह है। इस गांव में 2019 में शौचालय बने थे, लेकिन 6 महीने में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सामने आ गई। अब इस गांव में महिलाएं खुले में शौच को मजबूर है। टूट गए, 6 महीने अब नहीं चला सर। हम बाहर जाते हैं, मेरी नई नई बहू बेटी आती है, वो भी बाहर जाती है, खुले में शौच करती है। हम बिल्कुल परेशान है। बिल्कुल घटिया बनाया, कच्ची मिट्टी का बनाया, कच्ची ईंटों का बनाया। इसी साल पूरा यूपी ओडीएफ घोषित हो चुका है, लेकिन इटावा के कैलामाऊ गांव में टॉयलेट दम तोड़ चुके हैं। शौचालयों की दीवारें तो हैं, लेकिन किसी की छत नहीं, किसी का दरवाजा नहीं, तो किसी टॉयलेट में पानी की टंकी ही गायब है। अब जब हमें टूटो पड़ो है तो फिर कहाँ से प्रयोग करेंगे बताओ। साल खाड़ जब तो यूज करी और भाई जब हमें दिक्कतें आई तो बंद कर दिया और गड्ढे भर चुके। को सुनते है गरीब लोगों ने की। टूट गया, किसी की सीट टूट गई है, किसी में सीट ही नहीं है। टॉयलेट टूटे और बेकार पड़े हैं, इसलिए लोग मन मुताबिक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शौचालय बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है, तो टॉयलेट निर्माण का कार्य आधा अधूरा क्यों है? जिला पंचायत अधिकारी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं। हो सकता है कि कोई इश्यू हो, तो ये कैलामो का मैटर है, मैं दिखवा लेता हूँ, इससे जल्दी करा दें। पंचायत अधिकारी ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि जब टॉयलेट मुफ्त में बनते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन में पलीता कौन लगाता है? फ्री टॉयलेट के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं, फिर ये राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई। 2020 से पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। 2 किस्तों में 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। पहले ग्राम प्रधान कार्यदायी संस्था होता था, ठेके पर शौचालय का निर्माण होता था और ठेका सर्विस मतलब सरकारी पैसे की बंदरबांट शुरू। नतीजा घटिया और काम चलाऊ कंस्ट्रक्शन जो 4-5 महीने में ही ढहने लगता था। सिर्फ यूपी और एमपी ही नहीं, राजस्थान में भी स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत यही है। जोधपुर शहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी है, महिलाएं तो दूर, पुरुष भी इन शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दरवाजे हैं और दरवाजे भी टूटे हुए पड़े हैं, न पानी की व्यवस्था है, न अंदर जा नहीं सकते, इतना सड़ंद मार रहा है ये। यहाँ कोई सफाई करने वाला कोई नहीं है। गेट वगैरह सब टूटे हुए हैं, सब चोरी करके ले गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। ना तो पब्लिक आ सकती है, ना कोई महिला जा सकती है। शुरू में तो इन लोगों ने सफाई की, उसके बाद ये भूल गए कि भाई इसकी साफ सफाई भी करानी है, पानी भी डलाना है। जब स्वच्छ भारत अभियान को 9 साल पूरे हो चुके हैं और देश भर में 11.9 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। हमारे देश में 5,91,000 गाँव में से 4,05,000 गाँव यानी देश के 76% गाँव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। फिर भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। स्वच्छता अभियान अभी अपने पहले चरण में है, यानी अभी सिर्फ टॉयलेट ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी ठीक से नहीं बन पा रहे। और जो टॉयलेट ठीक ठाक बने भी तो उनकी साफ सफाई और देखरेख ही मुमकिन नहीं है। ग्लोबल फोरम पर कई जगह भारत के स्वच्छता अभियान की काफी तारीफ भी हुई है और ये कहा गया कि कैसे दर्जा सुधर रहा है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, करोड़ों अरबों रुपया केंद्र सरकार खर्च करती है, राज्य सरकारों को देती है, मगर होता क्या है? वही ढाक के 3 पात, चीज़ें बन जाती हैं, अधिकारी सुध नहीं लेते। मुझे ये लगता है कि पैसे का सही इस्तेमाल तभी सार्थक साबित होगा जब ये चीज़ें सही में जो लोग इन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं उनके काम आए। स्वच्छता सबको पसंद है,
कौन पसंद नहीं करता, लेकिन तरजीह सिर्फ अपने आसपास की सफाई को दी जाती है। ये जागरूकता मोहल्ले पर जाकर ही अपनी सीमा खत्म कर देती है या दम तोड़ देती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे पूरा देश कैसे साफ होगा? स्वच्छता मिशन को साफ सुथरा और सफल बनाना है तो इसके लिए सरकार के साथ साथ हमें इस देश के नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। ये अभियान तभी पूरी तरह सफल हो सकता है। स्वच्छ भारत के बाद अब सियासत के सफर पर निकलते हैं। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना को एक तीर छोड़ दिया और लगता है वो तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा है। जातीय जनगणना की आवाज अब बीजेपी के अंदर से भी आने लगी है। सुबह यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो शाम को यूपी के फारुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने जातिगत जनगणना की वकालत की। सांसद तो यहां तक कह गए कि जब गाय, भैंस, बकरी, शेर की गिनती हो सकती है तो फिर जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। तो क्या यूपी सरकार इसके लिए तैयार है या चुनाव से पहले कोई सरप्राइज देगी? जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी महागठबंधन के फेंके जाल में फंस रही है। प्रधानमंत्री ने कास्ट फैक्टर के आगे बेशक धर्म का पत्ता चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के डेप्यूटी सीएम ने आज खुलकर नीतीश कुमार और लालू यादव की लाइन ली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी भी जातीय जनगणना के फेवर में है। 24 घंटे में पीएम, सीएम और डेप्यूटी सीएम के बयान आए। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। देखिए, जो क्या है, जो मैंने कहा जाति जनगणना करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूं, मैं समर्थक। चुनाव में धर्म का चश्मा या जाति का चोला, कंफ्यूजन तो है। और जातीय जनगणना पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान तब आया है जब यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल खुलकर इसकी वकालत कर रहे हैं। यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल के बाद अब निषाद पार्टी भी कहती है जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार मझवार संविधान में है। हम जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन विसंगति दूर होकर कि हम अनुसूचित में गिने जाए, पहले गिनती हुई थी, हमें पिछड़े में न गिना जाए, पिछड़ा में गिनना अन्याय है। बीजेपी के सहयोगी दलों की बेचैनी समझी जा सकती है। चुनाव से पहले वोट बैंक के लिहाज से ही सीटों की बार्गेनिंग होती है। सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। एबीपी न्यूज के सूत्र बताते हैं, एनडीए में अपना दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी भी 4 लोकसभा सीटों पर दाव आजमाना चाहती है। अखिलेश का दामन छोड़कर बीजेपी संग आए सुभाषपा के ओपी राजभर तो बीजेपी से 6 सीटों पर बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन राजभर फिलहाल यूपी नहीं, बिहार वाले सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार में जातियों की जो गणना हुई उसमें ठीक से काम नहीं हुआ। कई लोगों की गिनती हुई ही नहीं। रजवार, राजभर, राजवंशी, भर, राजधो, ये 5 जातियों के बीच में हम वहाँ बड़ी संख्या में, जब 29 जिले में कमोवेश हम हर पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक, 3 लाख तक वोट हैं, तो फिर हम आधा % किससे हो गए? इस तरह का आरोप बिहार के कई और नेता भी लगा रहे हैं। पड़ताल के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची, कई लोगों से बात की, पूछा सर्वे टीम आपके पास आई थी या नहीं? आपके घर कोई टीम आई थी? नहीं। सर्वे करने कोई टीम नहीं आई? नहीं। कोई आके पूछा कि किस जाति के हैं, आर्थिक स्थिति क्या है, घर में कितने लोग हैं? कोई कुछ नहीं पूछा। आपके घर सर्वे टीम पहुंची थी? जी ना, मेरे पास कोई टीम नहीं है। आपसे कोई आके नहीं पूछा? कोई इस तरह का कोई बात नहीं हुआ। सर्वे वाले टीम यहाँ तो नहीं पहुंची है। पूरा मोहल्ला जो है सो कहीं
सर्वे नहीं हुआ है। उसमें महतो जी भी हैं, अम्बेडकर छात्रावास भी है, रजक जी भी हैं, भूमिहार लोग भी हैं। कोई पता नहीं है भैया किसने जनगणना किया नहीं किया, कोई आया ही नहीं, न जनगणना हुआ। बताया सर जनगणना तो हुआ है गाँव में, लेकिन सही हुआ है गलत हुआ सरकार जाने। लोग कहते हैं टीम आई नहीं, लेकिन अफसर सवालों का पर्चा दिखाते हैं। कहते हैं 2 चरण में जातिगत जनगणना का काम पूरा किया। जी, प्रथम चरण में केवल हम लोगों ने मकान का सूचीकरण किया था। उसके साथ साथ परिवार के मुखिया का नाम, उसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, जो उनके द्वारा बताया गया, उसको हम लोगों ने संग्रहित किया था। द्वितीय चरण जो था वो वास्तविक गणना का था। वास्तविक गणना में गणना का एक प्रपत्र विभाग के द्वारा बनाया गया था, जो इस तरह का प्रपत्र है, जिसको हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल भी किया था। आरोप है तो सफाई भी। बताया जा रहा है कि जातीय सर्वे के संशोधित आंकड़े जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बिहार की ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठा। जो गणना हुई है उसमें तथ्यों को या तो छिपाया जा रहा है, या गणना में कई ऐसे परिवार हैं, स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरे मकान पर आकर सरकार का कोई कर्मी गणना के लिए नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिहार सरकार इन आरोपों पर ध्यान दे रही है। जिन जातियों की संख्या कम बताई गई है, उनकी जानकारी दुरुस्त करने का आदेश दिया जा सकता है। जितना मुंह उतनी बातें। लोग कुछ बोलते हैं, नेता कुछ बोलते हैं, लेकिन हम एक ही बात बोलते हैं, काम कीजिए, कर्म कीजिए, जनता अपने आप वोट दे देगी। इन सब हिसाब किताब के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और देश भी आगे बढ़ जाएगा। बात एक नए बवाल की। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली से लेकर बंगाल तक मोर्चा खोल दिया है। मुद्दा मनरेगा की दिहाड़ी का है। केंद्र की तरफ से भुगतान को लेकर टीएमसी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में मनरेगा के कर्मी भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों को जब गिरफ्तार किया जाने लगा तो उसकी धमक बंगाल में दिखाई पड़ी, वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ। दिल्ली के कृषि भवन के बाहर प्रोटेस्ट तृणमूल कांग्रेस का था, लेकिन सुर्खियां दिल्ली पुलिस की ये तस्वीर बनी। क्या कर रहे? वो एक एमपी है। मंगलवार रात टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को पुलिस घसीटते हुए ले गई। क्या कर रहे? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है। आराम से। हिरासत में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर एक्शन दिल्ली में हुआ तो रिएक्शन ममता दीदी के गढ़ में दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में बीजेपी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कोलकाता से कूच बिहार तक नारों का शोर। लेकिन ये सब हुआ क्यों? मुद्दा समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं से भेदभाव कर रही है। आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत काम करने वालों का पैसा रिलीज नहीं किया और प्रधानमंत्री योजना का फंड भी लटका दिया। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए रोक दिए। इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी के नेता कई लोगों को लेकर दिल्ली आए थे। वो हमसे नहीं मिले। कृषि भवन का जो बैकडोर है, पीछे का रास्ता से ये निकल लिए ताकि हमारे सवाल का जवाब को न देना पड़े। आप कह रहे हो बंगाल में करप्शन हुआ है। भाई करप्शन हुआ है तो आप मिलके मुझे कागज दो, डिटेल्स दो। इनके सांसद कह रहे मंत्री मिली नहीं। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। टीएमसी के सांसद वार्तालाप करने आए ही नहीं थे, उनको प्रोपोगंडा करना था। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ सियासत है। पैसा बंगाल को मिला है, पहले से ज्यादा दिया। मनरेगा जैसी स्कीम में पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 54,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए, जबकि यूपीए के समय ये आंकड़ा सिर्फ 14,900 करोड़ रुपए ही था। चोरी और सिनाजोरी। बंगाल में ममता राज में हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया दिया
और अराजकता की ये ममता के टीएमसी के लोगों ने दिल्ली में हमारी एमओएस ज्योति निरंजन साध्वी के साथ। केंद्र के फंड वाले मुद्दे पर खुद ममता बनर्जी धरना दे चुकी हैं। उनका कहना तो ये भी है कि अगर केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया तो आंचल फैलाकर माताओं से भीख मांग लेंगी। बहरहाल गरीबों के घर हो या रोजगार, ये मुद्दे सियासत की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किल कम कब होगी, पैसा कब मिलेगा, कहना मुश्किल है। दिहाड़ी का पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए लोग परेशान हैं। मजदूर, आजकल फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो लगता है कि पैसे आ जाएंगे तो घर ठीक से चलेगा। लेकिन अगर आप सोना खरीदने के मूड में हैं तो ये सही मौका है। आजकल सोने की कीमत गिरी हुई है, खरीद लो, अच्छी डील मिलेगी। मौका फेस्टिवल सीजन का आने वाला है और इसमें आमतौर पर भारत में सोना खरीदने का चलन भी है। जानकार ये कह रहे हैं कि सोना अभी और गिर सकता है। इसकी वजह क्या है, जानना जरूरी है, क्योंकि सोना हमारे देश में मुद्दतों से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब सस्ता हुआ करता था तब भी, और जब कीमतें आसमान छूती रहती हैं तब भी, पब्लिक के बीच सोने की डिमांड हमेशा हाई रहती है, जैसे मेरठ के सर्राफा मार्केट में देखने को मिल रही है। सोने की कीमत अभी लुढ़क रही है, इसलिए ज्वेलरी शॉप पर आजकल खरीदारों की भीड़ है। पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन सबसे लोएस्ट रेट है अभी, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या फेस्टिवल के हिसाब से लेना है तो ये सबसे बेस्ट रेट है। तो उसके लिए हम लोग वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी रेट डाउन हुआ है तो आज से प्लानिंग करूँ तो 2 साल के बाद मेरे बच्चे का शादी का फ्यूचर के लिए मैं अभी आज से प्लानिंग करना चालू कर रहा हूँ। बहुत बड़ी रात है, बहुत 50,000 60,000 रुपया हमारा बच जाता है और वही हम दूसरी जगह पे काम पे ले सकते हैं शादी में। इस साल 5 मई को सोने की कीमत ऑल टाइम हाई थी। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 63,600 रुपए थी, लेकिन 5 महीनों में करीब 5,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। 4 सितंबर को 24 कैरेट सोना 61,400 रुपए का था। 16 सितंबर को 60,700 रुपए हो गया। सितंबर खत्म होते होते सोने की कीमत 60,000 के नीचे थी और आज सोने के दाम और टूटकर 58,400 रुपए तक पहुंच गए। गिरावट चांदी की कीमतों में भी आई है, जो 1 महीने में 5,000 रुपए तक गिर गई। अभी चांदी 69,000 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। ऐसी आशंका है कि ब्याज दर फेडरल रिजर्व के बढ़ेंगे और उससे बढ़ने से सोने में 5.5 से 5.5% ब्याज दर अमेरिकन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, तो उससे सोना और डाउन जाएगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? अचानक सोने चांदी की कीमतें ढलान पर क्यों है? सराफा कारोबारियों का कहना है कि यह वैश्विक महंगाई का असर है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमेरिका, यूरोप ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, इसीलिए सोने के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख रहे हो कि यूएस में स्टॉक मार्केट भी नीचे आया है, गोल्ड का प्राइस भी नीचे आया, सिल्वर का प्राइस भी नीचे आया। इस हिसाब से ये कारण के लिए वर्ल्ड वाइड ऐसा चल रहा है। यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में आ गए हैं, उन लोगों का भी ग्रोथ रेट कम चल रहा है। तो ये सारा माहौल में अभी गोल्ड सेलिंग और सिल्वर सेलिंग हो रहा है। लेकिन इस गिरावट से भारत के सराफा बाजारों में तेजी बढ़ गई। सोने चांदी के शौकीनों ने खरीदारी शुरू कर दी। कीमतों में कमी जारी रही तो फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की खरीद और बढ़ेगी। फिलहाल पितृपक्ष चल रहा है तो खरीदारी सुस्त है, इसीलिए गोल्ड की बुकिंग भी हो रही है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये सही मौका है और सोने में निवेश कर चुके हैं तो संयम बनाए रखें। बाजार में उतार है तो चढ़ाव भी आएगा। बात भारत के उन खिलाड़ियों की जिनका जलवा चीन में कायम है। एशियाई खेलों में 11वें दिन भारतीय एथलीटों ने धमाल मचा दिया। भारत ने आज 3 गोल्ड जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बेस्ट थ्रो के 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज ने 88.88 मीटर दूर भाला फेंक कर कमाल कर दिया। नीरज ने आज जो ये कमाल किया, उसके साथ किशोर जना ने भारत के लिए सिल्वर मेडल भी जीता है। एशियाई खेलों में भारत ने अपने ऑल टाइम परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ दिया है। भारत के कुल मेडल 81 हो गए हैं और इनमें 18 गोल्ड, 31 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इससे पहले भारत ने पिछले साल एशियन गेम्स में 70 मेडल जीते थे। चलिए, खिलाड़ियों के बाद अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स की। बिहार की जातिगत जो रणनीति चल रही है
उसको लेकर और जो कल हमने पेंशन से जुड़ी हुई खबरें दिखाई थी उसको लेकर क्या कमेंट्स आए हैं उस पर गौर कर लेते हैं। दीपक जी क्या कहते हैं? सर, पब्लिक इंटरेस्ट में पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन भी डिस्कस कीजिए। सीएम ने लेटर लिखा है गवर्नर को, व्हाट आप प्रॉमिस्ड वर्सेस डिलीवर्ड। बिल्कुल करेंगे दीपक जी, थोड़ा सा फुर्सत इस राजनीतिक भागदौड़ से मिल जाए। रामचंद्र जी क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं शौक नहीं मजबूरी है, पेंशन बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा सर आपने। पंकज कुमार क्या लिखते हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश हित में काम करें उसको वोट देते हैं, पर राज्य सरकार में कौन सा देश हित देखती हैं? राज्य विधानसभा में वोट जो सरकार राज्य के विकास के लिए करे उसको देना चाहिए, जो महंगाई और बेरोजगारी को कम करे, किसानों और मजदूरों के हित में काम करे, उसी को वोट दिया जाना चाहिए। वाह वाह, लंबा चौड़ा भाषण दे दिया पंकज जी ने। ठीक है पंकज जी, बिल्कुल। अच्छा, आज की खबरें कैसी लगी? पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम कैसा लगा आपको? इस पर फीडबैक आपने देते रहना है। और अब मेरे बाद 10 बजे अवधेश मिश्रा के साथ आपने जरूर देखना है सियासत से लेकर सिनेमा तक ईडी का शिकंजा। मुझे दीजिए इजाजत, कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।